नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं अभागन बीनू की दर्द भरी प्रेम कहानी का 5वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से इस भाग को सुनने से पहले इनके पहले के सारे भागों को अवश्य सुने। तो चलिए अब 5वां भाग शुरू करते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। विनीता किसी ख्याल में खोई हुई थी। विनोद की आवाज सुन करके न केवल वह चौंक पड़ी बल्कि उसका दिल भी धड़कने लगा। जब उसने बिंदु को भी उसके साथ देखा तो उसने छाती पर हाथ रखकर चैन की सांस ली। आओ आओ बिंदु, वह स्वागत पूर्ण स्वरों में बोली। उसके कमरे में बेंच के बने हुए सोफे पड़े थे। बिंदु का हाथ थाम करके वह सोफे के पास ले गई और उसे बिठा दिया। उड़ती हुई नजरों से विनोद की ओर देखा जो उसके लिए अजनबी बना हुआ था। आप भी बैठिए विनोद बाबू, यह जो कुछ भी है सब आपका है। अपना घर होता तो आपका स्वागत करने में कुछ और ही आनंद आता। विनोद मन ही मन हर शब्द को टटोलते हुए गंभीर हो गया। वह गुमसुम सा चुपचाप खड़ा रहा। बीनू दीदी, मैं एक शिकायत लेकर के आई हूँ। किसकी? तुम्हारी। विनीता ने चौंक करके उसकी ओर देखा। भला मेरी शिकायत क्या हो सकती है? जब से मेरे देवता आए हैं तुम पता नहीं क्यों मुझसे दूर होती जा रही हो। विनीता ने वहीं एक नकली हंसी बिखेरी और बोली, जिसमें मेरी छोटी बहन की भलाई है। इतने दिनों बाद तुम्हारा देवता आया है। बिंदु, मैं तुम दोनों की निकटता के बीच बाधा के रूप में नहीं खड़ी हो सकती। तो यह कहो मेरे लिए तुम त्याग कर रही हो। तुम जो चाहो इसका अर्थ निकाल सकती हो। जानती हो विनोद क्या कहता है? उसका कहना है कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। वह मेरे दिमाग का ऑपरेशन कराना चाहते हैं। 1 महीने की छुट्टियों में ही वह इस काम को निपटा देना चाहते हैं। मेडिकल के मिस्टर भटनागर मेरे दिमाग का इलाज करेंगे। तुम तो जानती हो कि यह ऑपरेशन कितना खतरनाक है। मैं अपनी जिंदगी से भी हाथ धो सकती हूँ। विनोद ने पापा से भी बात की थी, पापा ने तुम पर डाल दिया है। मैं इस बारे में क्या सलाह दे सकती हूँ? विनोद बोला। अब तो बात आपके ही हाथ में है बीनू जी। विनीता ने विनोद को संदेहपूर्ण नजरों से घिरा हुआ पाया। अपनी नजरें झुका ली और धीरे से बोली, यह एक जिंदगी का प्रश्न है। ऐसे वक्त बहुत सूझबूझ से निर्णय लेना होता है। बिंदु आपकी पत्नी हैं, आप एक अफसर हैं। वैसे भी आपने जीवन में जब भी कोई निर्णय लिया होगा बहुत सोच समझ करके लिया होगा। शब्दों में एक चोट थी। विनोद तिलमिलाया जरूर किंतु कह कुछ नहीं सका। बिंदु बोली, एक बात है दीदी, मैं भी सोचती हूँ कि अंधेरा में भटकने से अच्छा है यह ऑपरेशन हो ही जाए। मैं एक बार तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूँ। बीनू दीदी, मेरी तमन्ना है कि जब भी मेरी आंखें रोशन हो तुम मेरे सामने जरूर हो। मैं सबसे पहले अपनी दीदी को देखना पसंद करूंगी। मैं सोच करके ही बताऊंगी बिंदु कि तुम्हें ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, आंखें रोशन होते ही तुम सबसे पहले अपने देवता को देखना। पर जाने क्यों मेरा मन कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हें देखूं। अरे हाँ बीनू दीदी, मैं तो बातों ही बातों में भूल गई कि तुम्हें विनोद के साथ मार्केटिंग करने जाना है। विनोद के साथ मैं क्यों जाने लगी? यह अधिकार सिर्फ तुम्हें है बिंदु। मुझे जो अधिकार है बीनू दीदी मैं जानती हूँ, तुम उसे कभी नहीं छीनोगी। बिंदु बोली, विनोद मेरे लिए कुछ साड़ियाँ खरीदना चाहते हैं। इसमें भी तुम्हारे देवता का ही चुनाव श्रेष्ठ रहेगा। विनोद पुरुष हैं, नारी के वस्त्रों को समझने में चूक हो सकती है। मुझ पर किन किन रंगों की डिजाइन की साड़ियाँ फबेंगी अगर तुम बता दोगी तो क्या कुछ हर्ज हो जाएगा? तुम तो सुंदरता की ऐसी मूरत हो बिंदु जो सजावट की मोहताज नहीं है। साड़ी को पहन करके तुम नहीं सजोगी, तुम्हें पहन करके साड़ी सज जाएगी। बिंदु खिलखिला करके हंस पड़ी। देखा विनोद,
दीदी कैसी बातें बना लेती हैं। अब नखरे छोड़ो और विनोद के साथ जा करके मेरे लिए कुछ साड़ियाँ खरीद लाओ। लेकिन बिंदु अब कुछ नहीं सुनेगी। बड़ी अजीब सी परिस्थिति में बिंदु ने विनीता को ला करके खड़ा कर दिया था। अधिक इनकार करने का कोई बहाना नहीं था उसके पास। उसे विनोद के साथ जाना पड़ा। वह पैटिको तक विनोद के साथ आई। शोफर कार का दरवाजा खोल करके अदब से खड़ा हो गया। विनीता अगली सीट पर बैठ गई। शोफर ने दरवाजा बंद कर दिया। जब वह दूसरी ओर जाने लगा तो विनोद ने कहा, तुम अपने क्वार्टर में जा करके आराम करो, गाड़ी मैं ले जाऊंगा। विनीता चुप रही। विनोद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चाबी घुमाने के बाद उसने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को पहले गियर में डाल करके आगे बढ़ा ले गया। मोड़ करके वह गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर पठान के साथ ही शंभू खड़ा था। उसने हाथ के इशारे से गाड़ी रुकवाई और निकट आ गया। आप कहाँ जा रहे हैं छोटे मालिक? मेरा मतलब है विनोद बाबू। विनोद मुस्कुरा दिया। विनीता भी सोचने लगी कि शंभू के गाड़ी रुकवाने का क्या मतलब है। वैसे वह भीतर ही भीतर डर रही थी। विनोद को भी यही डर लग रहा था कि बिंदु ने उसे किस परिस्थिति में डाल दिया है। दोनों जिस बात से बचना चाहते थे यही बात सामने आ रही थी। उन दोनों को ही एक दीदार की जरूरत थी और शंभू बीच रास्ते में दीवार बन करके खड़ा हो गया था। विनोद ने कहा, मैं मार्केट जा रहा हूँ शंभू काका। तो मैं भी चलता हूँ छोटे मालिक। आगे की बात शंभू के जीभ के नीचे दबा ली और बोला, मुझे भी तो लेते चलिए ना, मेरे अंगोछे पुराने हो गए हैं विनोद बाबू। तो आओ बैठ जाओ काका। शंभू कार की पिछली सीट पर बैठ गया। विनोद गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। रास्ते में उन दोनों को जो बोलने का अवसर मिला था उसमें रुकावट आ गई। शंभू अजीब सी बाधा बन गया था। विनीता को तो यह बाधा राहत मालूम दे रही थी। विनोद अब चुप ही बैठा रहेगा, अतीत को कुरेदने का साहस नहीं कर सकेगा। पूरे रास्ते विनोद खामोश रहा। ना विनीता कुछ बोली और ना ही विनोद ने कुछ कहा। जैसे दो अनजान पथिक एक ही रास्ते पर चल रहे हो। कार मार्केट पहुंच गई और पार्क करने के स्थान पर खड़ी हो गई। शंभू नीचे उतरा और विनोद की ओर का दरवाजा खोल दिया। विनीता बाहर आ गई। दूसरी ओर से विनोद उतरा। शंभू ने कहा, विनोद बाबू, मुझे जो अंगोछे खरीदने हैं वे तो उस तरफ फुटपाथ की किसी दुकान पर भी मिल जाएंगे। आप तब तक मार्केट कर लीजिए, मैं कार के पास मिलूंगा। ठीक है काका, विनोद ने कहा। वह तेजी से एक एयर कंडीशनर दुकान के सामने जाकर के खड़ा हो गया। शीशे के बाहर खड़े दरबान ने उसके लिए स्प्रिंगदार दरवाजा खोल दिया। दोनों दुकान के अंदर दाखिल हो गए। आगे कई काउंटर थे जिनके पीछे लंबी चौड़ी अलमारियों में साड़ियां सजी हुई थी। साड़ियों के अलग अलग विभाग थे। कई विभागों में देखभाल के पश्चात विनोद ने कुछ साड़ियां खरीदी। साड़ियां उसने विनीता की पसंद और राय से ली थी। विनीता भीतर से दुखी और मजबूर थी। एक विधवा नारी सधवा नारी के वस्त्रों के बारे में निर्णय कर रही थी। विनीता तो ऊपर से नीचे तक श्वेत वस्त्र ही पहनती थी। इन वस्त्रों में भी उसकी सहज सुंदरता शोभनीय थी। विनोद एक बार उसे जी भर करके देख लेना चाहता था। उसने जो अन्याय किया था विनीता के साथ, उसके लिए मन में पश्चाताप था जो विनीता को देखने के बाद पूरी तरह उभर गया था। बार बार उसके मन में एक ही बात आ रही थी कि विनीता की इस हालत का जिम्मेदार वही तो है। अगर विनीता के प्यार को बिंदु के कारण उसने ठुकराया ना होता तो विनीता जरूर उसकी जीवन संगनी बनती। उसके शरीर पर यह विधवा वस्त्र ना होते, उसके श्रृंगार पर उदासी की घटा ना छाई होती, उसका जीवन एक घुटन ना बन गया होता। उसकी आत्मा यह स्वीकार कर रही थी कि विनीता की बर्बादी का कारण वह खुद है, बिंदु। किंतु बिंदु के साथ उसके हाथों जो अपराध हो गया था वह तो अक्षम्य था। जिस अपराध की क्षमा नहीं थी उसका प्रायश्चित जरूरी था। उस समय उसने यही सोचा था, विनीता के दिल को चोट लगेगी और समय के साथ साथ ही उस चोट के निशान मिटते जाएंगे। वह अपना घर बसा लेगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने तो कल्पना भी नहीं की थी कि विनीता उसकी जिंदगी में दोबारा दाखिल हो जाएगी, जिसे वह अकंठ मन से प्यार करता था। वहीं विनीता अचानक एक विधवा
के रूप में उसके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। परिस्थितियां कुछ ऐसी होंगी कि वह विनीता से दूर भाग नहीं सकेगा। उसे इस बात का भी भय था कि लगातार सामने रहने पर वह अपने दिल पर काबू नहीं रख पाएगा। कोई भूल हो गई तो उसका दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो जाएगा। साड़ियां तो विनीता पसंद कर रही थी, वह केवल सहयोग दे रहा था। उसके विचार कहीं थे और ऊपर से वह अभिनय कुछ कर रहा था। जिस समय साड़ियां पैक की जा रही थी वह इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि उसे विनीता से खुल करके बात कर लेनी चाहिए। उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, असलियत तो विनीता पर प्रकट ही है। साड़ियों के पैकेट तैयार हो गए। विनोद ने पर्स निकाल करके पेमेंट किया और रसीद ले ली। कुछ पैकेट विनीता ने और कुछ विनोद ने उठा लिए। जब वे दुकान के बाहर आ गए तो विनोद एक ओर बढ़ गया। जिस स्थान पर कार पार्क की गई थी उस ओर विनोद नहीं जा रहा था। विनीता उस दिशा में जाने का अर्थ नहीं समझ रही थी। विनोद कुछ इस तेजी से जा रहा था कि उसे पीछे पीछे जाना पड़ा। वह उस समय चौंकी जब विनोद एक छोटे से पार्क में दाखिल हो गया। कहाँ जा रहे हैं आप? वह सहसा ठिठक करके बोली। 2 मिनट, मुझे कुछ कहना है बीनू जी। ओह, कहती हूँ। विनीता भी पार्क में चली गई। एक बेंच के पास पहुँच करके उसने अपने हाथ के पैकेट उस बेंच पर रख दिए और विनीता के हाथ से जब उसने पैकेट लेने चाहे तो विनीता ने खुद ही उन्हें बेंच पर रख दिया। विनोद की नजर उसके चेहरे पर ही टिकी थी। वह बिल्कुल पास आ गया था। विनीता के चेहरे पर एक अजीब सी लाली दौड़ गई थी। विनोद नहीं समझ सका कि यह लाली क्रोध की है या लाज की है। विनीता ने चेहरा उठाया तो नजरें आपस में टकरा गई। इस बार विनीता ने अपनी नजरें नहीं झुकाई और कुछ तेज स्वरों में बोली, मैं नहीं समझ पा रही हूँ छोटे मालिक की एक विधवा नौकरानी को एकांत स्थान पर लाने के पीछे आपका क्या मकसद है? एक एक शब्द जैसे किसी थप्पड़ के समान था। विनीता के मुंह से निकला छोटे मालिक का संबोधन किसी घूंसे की तरह लगा। वह तिलमिला गया। जब से आया हूं मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी बन गई हो, जैसे पुरानी बातें तुम्हें बिल्कुल याद नहीं हैं। तुम उस विनोद को भूल गई हो जो तुम्हें प्यार करता था, जिसने तुमसे कुछ वादे किए थे। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं। बातों का क्या छोटे मालिक? एक विधवा से इस तरह की बातें करना, उसे पुराने प्यार की याद दिलाना शोभाजनक नहीं होता है। आदमी को वही काम करना चाहिए जिसमें उसकी भलाई हो, और हमारी भलाई इसी में है कि हम अजनबी बन जाएं। आप उस प्यार का रोना रो रहे हैं जिसे अपने हाथों आपने प्रायश्चित की बेदी पर बलिदान कर दिया। मेरे सामने और क्या रास्ता था कि मैं आपको भूल जाऊं, और मैं उस विनोद को भूल गई जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। वह विनोद भी मुझे भूल गया था छोटे मालिक। राख के ढेर में दी चिंगारी को कुरेद करके बाहर लाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। उल्टे हवा का सहारा पा करके वह चिंगारी आग बन सकती है, आग भड़क सकती है। फिर कौन कौन जलेगा उस आग में, किसका घर जलेगा आप नहीं जानते छोटे मालिक। मैं एक मामूली सी नौकरानी हूँ। राय साहब के यहाँ घर की बिंदु मेरी कितनी इज्जत करती है। आपकी एक गलत हरकत से इज्जत के मुंह पर कालिक पुत सकती है। अभी तो आपके सामने श्वेत कफन ओढ़े यह जिंदा लाश खड़ी है। कहीं इस लाश को आत्महत्या करनी पड़ी तब क्या होगा? क्या होगा तब? विनीता, विनोद की आवाज कांप गई। वह बोला, मुझे गलत समझने की कोशिश मत करो। मैंने भी एक हाहाकार झेला है, किंतु जो प्रायश्चित किया है मैंने, उसके सिवा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। शायद तुम मेरी मजबूरी समझ सको। मैं आपसे किसी तरह की शिकायत करने का हक नहीं रखती छोटे मालिक, पर एक बात मेरे मन में लगातार उथल पुथल मचाए है। मैं मानती हूँ कि मुझे इस तरह संदेह करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी पापी मन की बात आपसे कह देना चाहती हूँ। बोलो विनीता, क्या कहना चाहती हो? क्या कहना है तुम्हें? यह अचानक आपको बिंदु के ऑपरेशन की बात क्यों सूझ गई, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह ऑपरेशन कितना खतरनाक होगा। बिंदु की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कहीं आप उसकी जिंदगी से खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं?
क्या? यह तुम क्या कह रही हो विनीता? मैं सोचती हूँ आपके दिल में अब भी कोई चिंगारी बाकी तो नहीं है। अगर आपने यह फैसला मुझे देखने के बाद किया है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि विनीता से आपको कभी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वह विनीता अब मर चुकी है जिससे आपका कभी कोई संबंध था। उफ विनीता, यह तुमने क्या कह दिया? तुम्हें शायद पता ही नहीं है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी गाली दी है, कितना बड़ा अपमान किया है तुमने। तुम एक अच्छे भले इंसान को हत्यारा समझ रही हो। जिस बिंदु की खुशियों के लिए मैंने अपने जीवन में आग लगाई है, मैं उसी बिंदु को। उफ विनीता, यह तुमने क्या कह दिया? मैं इतना नीच आदमी हूँ। क्षमा करना छोटे मालिक, शायद मुझसे ही समझने में कुछ भूल हो गई। भावना में बह करके मैं सचमुच गलती कर बैठी। चलिए समय काफी हो चुका है। दोनों पार्क के बाहर जाने लगे। उनके जाते ही एक झाड़ी के पीछे कुछ खरखराहट सी हुई। वहां कोई लेटा हुआ था। उठ करके बैठ गया, फिर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने के बाद बाहर आया। वह कोई और नहीं, वह शंभू था जिसके चेहरे पर परेशानी के चिन्ह थे। बड़ी कोशिश करने पर भी वह कुछ सुन नहीं पाया था। विनीता के कदम नौकरों के क्वार्टर की ओर बढ़ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले ही बबलू ने उसका आंचल पकड़ करके खींचते हुए कहा था, मम्मी मम्मी तुम्हें पठान मामों ने बुलाया है। अच्छी बात है, मिल लूंगी। मामा अपने क्वार्टर में हैं, कहते थे बहुत जरूरी काम है। विनीता चिंता में पड़ गई। थोड़ी देर बाद ही वह चल पड़ी। जब वह क्वार्टर में दाखिल हुई तो उसने पठान को बड़ी बेचैनी के साथ कमरे में चहल करते हुए पाया। विनीता के आने की आहट जब उसे मिली तो वह ठिठक गया। एकदम से घूम पड़ा विनीता की ओर। वह एक लंबा कदम लांघ करके विनीता के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में विनीता ने जब क्रोध और नफरत की चिंगारियां देखी तो वह डर गई। भीतर ही भीतर सहमते हुए बोली, आपने मुझे याद किया भाईजान। हम तुम्हारा भाईजान नहीं है। अब हमको मत बोलो भाईजान, हम पठान का बच्चा है। हम जिसका नमक खाता है उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। खुदा पाक रसूल की कसम, आज पठान का दिल टूट गया। क्या हुआ भाईजान, इस तरह क्यों बोल रहे हो? कुछ बात है। तब हम तुमको बोलता था कि तुमने पठान की कलाई में राखी क्यों बांधा? बोलो क्यों बांधा ये राखी? पठान ने जैकेट की जेब से एक राखी निकाली। विनीता ने देखा वह वही राखी थी जिससे उसने पठान की कलाई में सजाई थी। उस राखी को पठान इतने जतन से संभाल करके रखेगा, इसे उसने सोचा भी नहीं था। पठान कहता रहा, आज हम इसी राखी के वास्ते शर्मिंदा हो गया है। हमारा गैरत शर्मिंदा हो गया है। हम खुद की नजरों में जलील हो गया है। खुदा कसम, आज हमने जो सुना है, तुम्हारी जगह हमारा माँ या बहन होता तो हम उसको चाकू से उसका गर्दन काट देता और उसको लाश को जमींदोज कर देता। पठान के हाथ की राखी एक ओर फेंक दी और जेब से चाकू निकाल करके खोल लिया। भाईजान, विनीता कांप गई। यह तुम क्या कहते हो भाईजान? हम ठीक बोलता है। तुमने ऐसा क्या सुना है भाईजान? मेरे कुछ भाईजान मत बोलो। मेरा नाम पठान रशीदुल्ला खान है। हम जिस घर का नमक खाता है उस घर का बर्बादी नहीं देख सकता है। तुम बेवा औरत का लिबास पहन करके जमाना भर को धोखा देता है। ऐसा सुहागन का मांग का सिंदूर में डाका डालता है। विनीता स्तब्ध रह गई। उसके मुंह से बोल नहीं फूटे। देह में खून की चाल ही रुक गई। अपनी आंखों से ही उसने अपनी राखी का अपमान होते देखा था। जी चाहा कि वह चीख चीख करके रो पड़े, किंतु रो नहीं सकी। लगने वाले लांछन का उसे आभास हो रहा था। पठान ने चाकू की धार पर उंगली फेरी और कहा, हम जो पूछता है सच सच बोलेगा ना? विनीता ने बिना बोले सिर हिला करके हाँ जताया। हमारा छोटा मालिक से तुम्हारा क्या रिश्ता है? पठान बोला, हमको बहुत खास आदमी से पता चला है तुम छोटा मालिक के मोहब्बत करता है। और छोटा मालिक, विनीता के कलेजे में जैसे कोई पना औजार धंस गया हो और वह तिलमिला गई। भीतर ही भीतर तड़प गई, किंतु ओंठों पर कराह तक नहीं आ सकी। आंखों से आंसू जरूर आ गए थे। उसने
उसने अपना दिल मजबूत किया और बोली, विनोद बाबू से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वाक्य पूरा होते होते तड़ाक की एक आवाज हुई। पठान के बाएं हाथ का एक करारा तमाचा विनीता के गाल पर पड़ा था। वह अपनी जगह पर खड़ी नहीं रह सकी, लड़खड़ा करके बिखर गई। किसी तरह उसने अपने आप को समेट लिया और सुबह पड़ी, सुबह सुबह कर रो पड़ी। पठान हाथ में चाकू लिए खड़ा रहा, फिर बोला, हमारा दिल टूट गया, हमारा बहन वफादार नहीं है। आदमी जिस थाली में खाता है उसी में कभी नहीं थूकता, पर तुमने थूक दिया थाली में। अपने बेवापन पर इस पठान के बच्चे के मुंह पर तुमने सचमुच थूक दिया। नहीं नहीं भाईजान, मुझे गलत मत समझो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। हम बोला ना, इस घर का खास आदमी अपने कान से सुना है। विनीता का ध्यान शंभू पर गया, किंतु वह चुप रही। भाईजान की गलतफहमी को मिटाना उसके लिए जरूरी हो गया था। जिस स्थान पर पठान का तमाचा पड़ा था वहां अब भी दर्द था। अपने गाल को सहलाते हुए वह बोली, मैं बबलू की कसम खा करके कहती हूँ भाईजान, अब मेरा विनोद से कोई रिश्ता नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, बबलू से प्यारा इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। तुम बबलू की कसम खाता है? हाँ भाईजान, मेरा विनोद से कोई रिश्ता नहीं है, बीते जमाने में अगर कभी था तो। पठान ने अपनी नजरें विनीता के चेहरे पर गड़ा दी। विनीता ने जो सच था उसे बताना शुरू किया। अपने प्यार को खोने के बाद उसे कितनी ठोकरें खानी पड़ी उसने यह भी बताया। उसकी आप बीती सुन करके तो पठान का दिल मोम बन गया। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। विनीता जिस स्थान पर खड़ी थी पठान वहीं घुटने मोड़ करके बैठ गया और भर्राई हुई आवाज में बोला, हमें माफ कर देना मेरे खुदा, मेरे हाथों से एक गुनाह हो गया, हम पर रहम करना, अल्लाह ताला मेरी बहन पर रहम करो। विनीता ने कहा, मेरा जीवन तो जो बनना था बन गया है भाईजान। मैं नहीं चाहती कि बिंदु के जीवन में कोई हलचल मचे। उसने बड़ी बहन मान करके जो मुझे आदर दिया है मैं उसकी हिफाजत करूंगी। मेरे कारण उसे कभी दुख नहीं होगा, उसका जीवन इसी तरह हंसता मुस्कुराता रहेगा। मैं बहुत शीघ्र यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी अपने भाईजान को तकलीफ नहीं दूंगी। विनीता जाने के लिए तैयार हो गई। अपने आंसुओं को पोंछने के बाद दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोली, मेरी एक विनती है भाईजान, बिंदु को इस बारे में कभी कुछ नहीं मालूम होना चाहिए, कभी कुछ नहीं। विनीता चुपचाप क्वार्टर से बाहर हो गई। पठान गुमसुम सा फर्श पर बैठा रहा। आज एक निर्दोष बहन पर उसका हाथ उठ गया था। उसके दाएं हाथ में अभी तक चाकू था और बाईं हथेली उसकी आंखों के आगे फैली हुई थी। यही हथेली थी जो तमाचा बन करके विनीता के गाल पर बैठी थी। सोच रहा था कि उसकी हथेली माफी योग्य नहीं थी, इसलिए हथेली को उसे खुद ही सजा देनी चाहिए। इस हथेली ने उसकी बहन को अपमान किया है, अपमानित किया है। उसने अपना दिल मजबूत किया। दाएं हाथ के चाकू की पकड़ मजबूत की। उसी चाकू से कुछ फुर्ती के साथ पठान बाईं हथेली पर एक क्रॉस बना दिया। इस क्रॉस ने हथेली की त्वचा काट दी थी। खून बहने लगा था। दांतों को दबा करके पठान सारी पीड़ा चुपचाप पी रहा था। एक छोटी सी उफ भी अपने ओंठों पर नहीं आने दिया उसने। हाथ का चाकू पठान ने फेंक दिया था। जेब से रुमाल निकाल करके उसने अपनी हथेली पर लपेट लिया। जख्म कसक रहे थे, रुमाल से खून भीग रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे से उठा। उसकी नजरें फर्श पर इधर उधर कुछ खोजने लगी। एक कोने में पड़ी उपेक्षित राखी को उसने उठाया। बहुत कोमलता के साथ उसे चूम कर स्नेहपूर्ण नजरों से उसे देखा और उसे माथे से लगा लिया। वह ओंठों ही ओंठों में खुदा से दुआ करने लगा, हमारा मासूम बहन का हिफाजत रखना पाक परवरदिगार। रात खामोश थी, सितारे टिमटिमा रहे थे। अपने कमरे में लेटी विनीता परिस्थितियों पर विचार कर रही थी। यह फैसला तो उसने कर ही लिया था कि जैसे भी हो उसे राय साहब की कोठी से चले जाना ही बेहतर है, किंतु किस तरह यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ना तो कोई बहाना सूझ रहा था और ना कोई रास्ता नजर आ रहा था। बस यह निश्चित था कि उसे कोठी छोड़ देनी है। कोठी छोड़ना उसके लिए आसान था, किंतु इन थोड़े से दिनों में बिंदु से उसे जो मोह माया हो गई थी, जो स्नेह हो गया था, उसे छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। वह जानती थी कि अगर कोई उचित बहाना ना हुआ तो बिंदु का दिल टूट जाएगा। सबसे बड़ी बाधा तो बबलू था।
जिस पर राय साहब की सारी खुशियां केंद्रित हो गई थी। बबलू कोठी से हट गया तो राय साहब की जिंदगी में एक भूचाल आ जाएगा। यह भूचाल उनके सारे अरमानों को तहस नहस करके रख देगा। हो सकता है उनका बुढ़ापा लड़खड़ा जाए, उनके दिल को एक झटका ऐसा लगे जिससे वे संभल ही ना सकें। विनीता का दिल कांप जाता और वह कोई फैसला ना कर पाती। विनोद जल्दी ही बिंदु के दिमाग का ऑपरेशन कराना चाहता था। वह नहीं जानती थी कि इस ऑपरेशन का परिणाम क्या होगा। वह मन ही मन डर रही थी कि कहीं बिंदु की जिंदगी को कोई खतरा ना पहुंचे, कहीं वह आंखों की रोशनी पाने के बजाय अपनी जिंदगी को ही ना खो दे। विनोद बिंदु को लेकर के अपनी कोठी में कुछ दिन रहना चाहता था। बिंदु इसके लिए तैयार भी थी, किंतु उसकी एक जिद थी कि विनीता भी उसके साथ रहेगी। विनीता के रहने पर वह सुविधा पूर्वक रह सकेगी। विनीता ने वहां जाने से इनकार कर दिया था। बिंदु इस अप्रत्याशित इनकार का कारण नहीं समझ पाई थी। जब उसने जानना चाहा तो विनीता ने दो टूक उत्तर दिया, तुम समझती क्यों नहीं बिंदु, मैं वहां कैसे रह सकती हूँ जैसे यहाँ रहती हो दीदी। यहाँ और वहाँ में बड़ा फर्क है, मैं समझी नहीं, मैं नहीं समझ पाई। यहाँ राय साहब भी हैं, नौकर चाकर भी हैं, और वहाँ तुम पति पत्नी रहोगे, एक दो नौकर भी होंगे। पति पत्नी के बीच एक विधवा का रहना मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो यह सोच रही हूँ बिंदु कि मैं यह नौकरी छोड़ दूं। क्या? बिंदु चौंक पड़ी। तुम किस नौकरी की बात करती हो दीदी? तुम्हारी देखभाल की। छी छी, तुम अपने आप को नौकरानी समझती हो, पर मैंने तो तुम्हें बड़ी बहन के समान आदर दिया है, माना है, चाहा है। अब यह अचानक बदलाव क्यों आ गया? आज तक तुमने कभी तनख्वाह नहीं मांगी। जब तुमने तनख्वाह नहीं ली तो तुम नौकरानी कैसे हो सकती हो? फिर सहसा बिंदु के स्वर तेज हो गए। देखो बीनू दीदी, एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, तुम उस कोठी में नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, भले ही मेरा देवता मुझ पर नाराज हो जाए। बिंदु, यह जिद ठीक नहीं है। ठीक है, और क्या नहीं है ठीक? मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मुझ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अंधी बिंदु आश्चर्यचकित थी कि विनीता को यह क्या हो गया है, अचानक उसमें इतना परिवर्तन क्यों आ गया है? क्यों विनीता उससे दूर दूर भागने लगी है? उससे बातें करते वक्त भी विनीता पता नहीं किस दुनिया में खोई रहती है। विनीता के हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुने हुए उसे कई दिन हो गए हैं। वह सोचने लगी कि विनीता में यह परिवर्तन कब से आया है। उसे याद आया कि जब तक विनोद नहीं आया था सब कुछ ठीक था। विनोद के आ जाने के बाद ही उसमें यह परिवर्तन आया है। उसे याद आया उस दिन की बात जब वह विनीता को लेकर के विनोद की कोठी में गई थी। विनोद के नाम आने पर विनीता के चौंकने का आभास हुआ था। वह कार से उसे उतारने में भी सहयोग देना भूल गई थी। क्यों? आखिर क्यों? इस क्यों को उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे फिर एक घटना याद आई। जब विनोद की कोठी में ही शंभू काका के साथ वह उस कमरे में पहुंची थी जिसमें विनीता थी। उसके आवाज देने पर विनीता इतनी जोर से चौंकी थी कि उसके हाथ से फोटो फ्रेम छूट गया था। फ्रेम का शीशा टूट गया था। आखिर वह उस चित्र को लेकर के किन ख्यालों में खो गई थी। बिंदु विचारों की गहराई में उतरती जा रही थी। उसके भीतर एक विचार उठा, कहीं विनोद शादी से पूर्व। नहीं नहीं नहीं, उसने चीखना चाहा पर वह चीख नहीं सकी। वह फिर सोचने लगी कहीं उसकी यह आशंका सच ना निकल जाए। इस आशंका के सच होने पर वह अपने आप को अपराधी पाएगी, एक ऐसे अपराध की जिम्मेदार जिसकी क्षमा नहीं होती है। विनोद ने उसके लिए जो त्याग किया था, इस आशंका के बाद उसे और भी भारी लग रहा था। अपने प्रायश्चित के लिए विनोद ने कहीं अपने प्यार को ना ठुकरा दिया हो। अगर ऐसा है तो बहुत ही बुरा हुआ है। वह प्यार भरे दो दिलों के बीच ऐसी दीवार बन गई है जिसे लांघा नहीं जा सकता। क्या विनीता की इस बर्बादी का कारण वह खुद है? उसके कारण विनीता का ही नहीं, विनोद का भी जीवन नष्ट हो गया है। कम से कम वंश के मामले में तो उसका कोई भविष्य नहीं रह गया है।
विनोद कभी पिता नहीं बन सकेगा, अभी तो उसे महसूस नहीं होता है, किंतु एक दिन उसके मन में यह कामना जरूर हो जागेगी। उस समय वह बेचैन और परेशान हो जाएगा। वह किस तरह अपने जज्बातों पर काबू रख सकेगा? कहीं ऐसा ना हो कि केवल इसी कारण उसको दाम्पत्य जीवन में विष घुल जाए। वह सोचती विचारती रही, विचारों के सागर में डूबती उतराती रही। उसे लग रहा था जैसे उसके भीतर की शांति छीनती जा रही। राय साहब की कोठी में एक हलचल सी मच गई थी। विनीता ने कोठी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसने एक बार फिर सड़कों पर भटकने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। जब यह बात उसने राय साहब के सामने रखी तो वे विचलित हो उठे। उनके दिल को एक झटका लगा और वे अपनी जगह पर ही लड़खड़ा गए। उन्हें लगा कि वे अब तक एक सपना देख रहे थे जो अकस्मात ही टूट गया। उनका सपना था बबलू, जिसे छाती से लगाने पर उन्हें अजीब सी ठंडक मिली थी, जिसके साथ खेल कूद करके उन्होंने अपने बचपन को याद किया था, जिसके सहारे वे भविष्य में डूबने वाले अपने वंश को उतराता हुआ देखना चाहते थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि बबलू ही उनके वंश का उत्तराधिकारी बनेगा। बिंदु जब उसे गोद लेगी तो वे कितनी धूमधाम से एक समारोह मनाएंगे। बड़े बड़े लोगों को पार्टी दी जाएगी। तब कानूनी रूप से बबलू उनका नाती बन जाएगा। बिंदु के जीवन को एक अजीब संतोष मिलेगा। परिवार की एक कमी सदा सदा के लिए पूरी हो जाएगी। उनके मन की बात मन में ही रह गई। जब विनीता ने कहा वह कोठी छोड़ करके जाना चाहती है, अब उसे छुट्टी दे दी जाए। कई पल तक तो राय साहब विनीता का चेहरा देखते रहे, फिर छड़ी थाम करके सोफे पर से खड़े होते हुए बोले, तुम्हें इसका आभास है कि तुम क्या कह रही हो और इसका परिणाम क्या होगा? यह सब कुछ मैं नहीं जानती। अगर तुम्हें जाना ही है तो इस घर में तुम क्यों आई थी? अगर आई थी तो मोह माया का जाल तुमने क्यों फैलाया? बबलू को तुमने मेरे इतने करीब क्यों आने दिया? अब तो वह मेरी जिंदगी बन गया है और मैं उसके बिना एक पल के लिए भी चैन नहीं ले पा रहा हूँ। बबलू भी तो मेरे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि उसे लेकर के मैंने कितने कुछ सोच डाला था। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि बबलू ही मेरी चल अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। विनीता ने बीच में ही बात काट करके कहा, और मैं यह भी जानती हूँ कि वह किस तरह उत्तराधिकारी बनेगा। किस तरह? आप चाहते हैं कि बिंदु बबलू को गोद ले ले? हाँ, तो इसका एक अर्थ यह भी है राय साहब कि आप मुझसे बबलू को छीन लेना चाहते हैं। एक माँ से उसके बेटे को छीन लेना चाहते हैं। कोई भी माँ अपने कलेजे के टुकड़े को किसी के हवाले नहीं कर सकती है। वह करोड़ों की संपत्ति ठुकरा सकती है लेकिन अपने बेटे को अपने से जुदा नहीं कर सकती है। लेकिन हम तुम्हारे बेटे को तुमसे जुदा नहीं करेंगे। कानूनी रूप से उस पर मेरा अधिकार नहीं रह जाएगा। सुख और वैभव के बीच जब वह पलेगा तो अपनी मम्मी को भूल जाएगा। मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरा खून ही मुझे उपेक्षित करे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है राय साहब। आपने जो उपकार किए हैं मुझ पर, उन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे उपकारों का तुम यह कैसा बदला चुका रही हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम कैसी माँ हो। मैं तुम्हारे बेटे के भविष्य को उजालों से भरना चाहता हूँ और तुम हो उसे अंधेरों की तरफ घसीट रही हो। आप चाहते हैं कि मैं अपनी हैसियत भूल जाऊं और मैं उसे याद रखना चाहती हूँ। कुछ पहेलियाँ ऐसी भी होती हैं राय साहब जिन्हें सुलझाना आसान नहीं होता है। इतना कह करके विनीता कमरे से बाहर चली गई। राय साहब कुछ बेचैनी के साथ ही कमरे में टहलने लगे। इधर से उधर जाते और उधर से इधर आते। जब थक गए तो धम्म से सोफे पर बैठ गए। हाथ की छड़ी उन्होंने सोफे के किनारे रख दी। वे अपने ख्यालों में इस तरह खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शरारती बबलू कमरे में आ गया है। न केवल कमरे में आ गया है बल्कि दबे पांव सोफे के पीछे पहुंच गया है। एक छोटी सी टेबल को रख करके बबलू धीरे से उसी पे चढ़ गया और झुक करके अपनी दोनों हथेलियों से राय साहब की आंखें बंद कर ली और बोला, बताइए दादाजी कौन? बबलू, राय साहब बोले। बबलू खिलखिला करके हंस पड़ा। अरे जालिम, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तू हंस रहा है। तुझे इसकी भी खबर नहीं है कि क्या होने जा रहा है।
क्या होने वाला है? बबलू स्टूल से उछल करके कूद पड़ा और दौड़ करके राय साहब के सामने आ गया। अपने एक हाथ को नचा करके बोला, क्या होने वाला है दादाजी? राय साहब ने उसे खींच करके छाती से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और ओंठ थरथराने लगे। बबलू बेटे, तेरी मम्मी तुझे मुझसे खींच करके कहीं दूर ले जा रही है। अब तू मेरे पास नहीं रह सकेगा। तेरे दादाजी की दुनिया फिर सूनी हो जाएगी बेटे। अरे दादाजी, आप भी किसकी बातों में आ गए? मम्मी के पास नहीं जाऊंगा तो खींच करके कैसे ले जाएगी? मैं अपने दादाजी को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। सच बेटे? हाँ दादाजी, अगर मेरी मम्मी मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहेंगी तो मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा बेटे। मम्मी मुझको बहुत प्यार करती हैं दादाजी, मेरी बात कैसे नहीं मानेंगी? मैं उन्हें मना लूंगा दादाजी, पक्का वादा। बस लाओ एक मिट्टी। बबलू ने अपने ओंठ राय साहब के गाल की तरफ बढ़ा दिए। वहां लुढ़क कर आंसुओं की बूंदें आ गई थी। अरे दादाजी, आप तो रो रहे हैं। आप तो कहते थे ये अच्छे लड़के रोते नहीं हैं। मैं लड़का कहाँ हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ बेटा। फिर भी दादाजी, रोना ठीक नहीं है। अपनी छोटी छोटी हथेलियों से बबलू ने राय साहब के आंसू पोंछ दिए। फिर उनके एक गाल पर चुंबन जड़ दिया और मचलते हुए बोला, दादाजी यह तो खट्टा है। राय साहब ने अपना दूसरा गाल बढ़ा दिया। इसे देखो बेटे। बबलू ने वहां भी एक चुंबन जड़ दिया। खिलखिला करके हंसते हुए बोला, यह तो बहुत ही मीठा है दादाजी। बबलू के कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि राय साहब के होंठों पर एक मुस्कान थिरक गई और देखते ही देखते सिमट करके गायब हो गई। उनके दिल में बेचैनी फिर भरने लगी। बिंदु ने पूछा, तो दीदी बिना कारण बताए तुमने सचमुच जाने का फैसला कर लिया है? हाँ बिंदु, लेकिन विनोद ने मेरे ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। मुझे उम्मीद है दीदी कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाएगी। मैं इस दुनिया को देख सकूंगी दीदी। मैं ईश्वर से इसके लिए दुआ करूंगी। बिंदु, तुम्हारी दुआ मुझे जरूर लगेगी दीदी। विनीता कुछ नहीं बोली। एक प्रार्थना है दीदी, बहुत छोटी सी प्रार्थना। मैंने तुम्हें महसूस तो किया है, तुम्हारा स्पर्श भी किया है, तुम्हारे भीतर बड़ी बहन की ममता भी पाई है, किंतु तुम्हें अपनी आंखों से देखा नहीं है, इसलिए तुम्हें देखने की बड़ी तमन्ना है। जब भी तुम मुझसे बातें करती हो, तुम्हारी तस्वीर मेरे जेहन में उभरती है। मैं तुम्हारी उस ख्याली तस्वीर को हकीकत से मिलाना चाहती हूँ। बस मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि जब मेरी आंखें खुले तो तुम मेरे सामने हो। मैं सबसे पहले तुम्हारी छवि देखना चाहती हूँ। दीदी, क्या मेरी यह भी तमन्ना तुम पूरी नहीं करोगी? बिंदु, हाँ दीदी, यह तुम्हारी छोटी बहन का अरमान है और मेरे इस छोटे से अरमान को तुम्हें पूरा करना है। जब इतने दिनों तक तुम मेरे साथ रही तो कुछ दिन और रह लो। तुम समझने की कोशिश करो बिंदु। मेरी अपनी मैं अभी कुछ भी नहीं समझना चाहती बीनू दीदी, क्योंकि मैं अंधकार में हूँ और अंधकार में कुछ भी नजर नहीं आता है, सिर्फ ठोकरें ही लगती हैं। तुम्हारा सहारा लेकर के ही मैं ठोकर खाने से बच सकती हूँ। मुझे पूरी आशा है कि मेरा दिल नहीं तोड़ोगी। अच्छी बात है बिंदु, मैं तब तक रुक जाऊंगी। देखो दीदी, तुम्हें यह बात मेरे सिर पर हाथ रख करके कसम खानी होगी। क्या मतलब? मतलब यह कि मैं दुविधा में नहीं रहना चाहती। तुम्हारी सौगंध लेने पर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हो जाता है तुम यह कोठी छोड़ करके नहीं जाओगी। विनीता ने बिंदु के सिर पर हाथ रख दिया। उसने सौगंध ले ली। मन ही मन उसने यह भी सोच लिया कि ऑपरेशन के तत्काल बाद ही कोठी छोड़ देगी। उसने सौगंध ऑपरेशन होने तक ली है, आंखों से रोशनी आने तक की नहीं। बिंदु संतुष्ट हो गई। विनीता जानती थी कि वह जो कुछ भी कर रही है बिंदु की भलाई के लिए कर रही है। बिंदु से इतना लगाव था कि उसे छोड़ करके जाना उसके लिए सामान या आसान नहीं था। वह जो कुछ कर रही थी उसके लिए उसे अपनी छाती पर पत्थर रखना पड़ रहा था। वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण बिंदु की जिंदगी में जहर घुल जाए और उसके दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश का प्रवेश हो। अपनी कमर पर हाथ रखे बबलू मटकता हुआ कमरे के बाहर जाने लगा। विनीता ने उसे टोका, कहाँ जा रहा है तू?
जहाँ रोज जाता हूँ दादाजी के कमरे में। क्या बताऊँ मम्मी, वह लाल परी वाली कहानी पूरी नहीं होती है। लाल परी का बेटा चाबी वाले घोड़े पर बैठ करके पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। बेचारी लाल परी एक जंगल में दूसरे जंगल में अपने बेटे को खोजती है। एक दिन उसे लंबू तिकड़मबाज मिल जाता है और मैं सो जाता हूँ। कहानी अधूरी रह जाती है। आज जब तक कहानी पूरी नहीं हो जाएगी मैं दादाजी के पास जाता रहूंगा। तुझे अब कोई कहानी नहीं सुननी है, ना दादाजी के पास सोना है। अब तुम मेरे पास ही सोओगे। क्यों मम्मी, क्या तुम्हें अकेले डर लगता है? मुझे डर नहीं लगता है, पर तुम मेरे पास ही सोओगे। मैं तुम्हारे पास सोऊंगा तो कहानी अधूरी रह जाएगी। फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि लाल परी का उसका बेटा मिला या नहीं? आखिर लंबू तिकड़मबाज से भाड़ में गई लाल परी और चूल्हे में गया लंबू तिकड़मबाज। लंबू तिकड़मबाज चूल्हे में कैसे जा सकता है मम्मी? वह तो बहुत लंबा होता है और गैस का चूल्हा बिल्कुल छोटा है। बड़ों से बहस नहीं करते। चल सो जा चुपचाप। मैं तुम्हारे पास नहीं सोऊंगा मम्मी, मैं तो दादाजी के पास ही सोऊंगा। नहीं बबलू, तुझे मेरे पास ही सोना है। बबलू दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि लपक करके विनीता ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोली, मैंने कहा ना तू दादाजी के पास नहीं सोएगा। मैं दादाजी के पास ही जाऊंगा, उनके पास ही सोऊंगा। मुझे तुम्हारे पास नींद ही नहीं आएगी मम्मी। मैं तुझे एक अच्छी सी लोरी सुनाऊंगी। मुझे लोरी नहीं सुनना, मैं दादाजी के पास जाऊंगा। मैं कहती हूँ ना, तू नहीं जाएगा। मैं जरूर जाऊंगा मम्मी। तू जिद करेगा? जरूर करूंगा, मैं दादाजी के पास जाऊंगा। बड़ा आया दादाजी का नाती। उसकी जिद पर विनीता को आखिर क्रोध आ गया। क्रोध की इस आग में घी पड़ गया जब हाथ झटक कर बबलू भागने के लिए तैयार हो गया। तड़ाक तड़ाक तड़ाक, एक के बाद एक तमाचे बबलू के गालों पर पड़ने लगे। वह तिलमिला करके रोने और चिल्लाने लगा। राय साहब स्वयं दरवाजे की ओट पर खड़े सब कुछ सुन रहे थे। सोच रहे थे कि बबलू पर उनका अधिकार ही क्या है, वे विनीता को किस प्रकार रोक सकते हैं। बबलू अब लगभग 6 वर्ष का होने वाला था। इस बीच विनीता ने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था। आज पहली बार उसने बबलू को पीटा था। उसे पीटते पीटते खुद पर झुंझला गई थी, बौखला करके फर्श पर बैठ गई थी और रोने लगी थी। बबलू भी सिसक सिसक करके रो रहा था। राय साहब जब बर्दाश्त नहीं कर सके तो कमरे में दाखिल हो गए। विनीता की नजर उन पर पड़ी तो वह हड़बड़ा गई, उठ करके खड़ी हो गई। वह उसे आशा नहीं थी कि राय साहब इस समय उसके कमरे में आ जाएंगे। उसे क्या पता था कि बबलू के बिना राय साहब को चैन ही नहीं था। वे बबलू के लिए उसके कमरे के आसपास ही चक्कर लगा रहे थे। राय साहब को देखते ही बबलू दौड़ करके उनकी टांगों से लिपट गया। उसका सिसकना बदस्तूर जारी था। राय साहब ने उसे उठा करके अपनी छाती से लगा लिया। विनीता राय साहब की तरफ देखती रही। वे बोले, इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है विनीता, इसलिए यह निर्दोष दंड का अधिकारी नहीं है। बच्चों का हृदय बहुत ही कोमल होता है। प्यार को पहचानने की उनमें ईश्वरी शक्ति होती है। ये किसी का भी मन आसानी से जीत लेते हैं। सच पूछो तो सारा कसूर मेरा है, इसलिए जो भी सजा देना चाहो मुझे दो। इतने दिनों का प्यार इतनी जल्दी नहीं छूट जाता है। मैं इसे ले जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि यह जल्दी ही सो जाए। सो जाने के बाद इसे ध्यान नहीं रहेगा कि यह कहाँ है। बस तुम इसे मेरे बिस्तर से ले जाना। विनीता खामोश खड़ी रही। राय साहब बबलू को लेकर के चले गए। विनीता सोचने लगी कि जब बबलू राय साहब को यहीं नहीं छोड़ता है तो उनसे वह दूर कैसे रहेगा, कैसे काबू पा सकेगी वह उस पर। वह जहां भी रहेगा बबलू वहां से अपने दादाजी के लिए भाग सकता है। इस तरह तो बबलू भी हाथ से बेहाथ हो सकता है। ऐसा सोचना ठीक नहीं है। वह बुराई की दिशाएं क्यों सोचती है? उसका विवेक कहता है कि भलाई तो इसी में है कि वह कोठी छोड़ दे। वह कोठी अवश्य छोड़ देगी। बबलू अपने दादाजी से लिपट करके सो गया था। वह इतना अधिक रोया था कि राय साहब उसे समझाते समझाते थक गए थे और वह केवल एक ही रट लगा रहा था, दादाजी आज मुझे मम्मी ने पीटा है। मैं आपके पास ही सोऊंगा, आपके पास ही रहूंगा।
तू मेरे पास ही रहेगा बेटे, मैं तुझे रोज ही नई नई कहानियां सुनाऊंगा, तू मुझसे दूर नहीं रहेगा। राय साहब भीगी आंखों से उसे समझाते रहे और धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाते रहे। बबलू सो तो गया, किंतु रुदन का प्रभाव उस पर इतना था कि सोते हुए भी हिचकियां लेने लगता था। राय साहब की आंखें डबडबाई हुई थी, नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। आज एक मासूम बालक पीटा गया था सिर्फ इसलिए कि उसकी दिल में राय साहब के लिए मोह था। वह अपने दादाजी के पास ही सोना चाहता था, किंतु उसकी माँ को यह स्वीकार नहीं था। एक माँ को अपने बेटे पर पूरा अधिकार होता है, इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। राय साहब को लगता था जैसे बबलू के साथ किसी जन्म में उनका कोई रिश्ता जरूर रहा होगा। वे चाहें तो बिंदु के लिए कितने ही बच्चों को गोद ले सकते हैं, किंतु जो लगाव उन्हें बबलू से हो गया था वैसा लगाव किसी और बच्चे से भी हो सकता है। उनकी आत्मा यह स्वीकारने को तैयार नहीं थी। बबलू की तो बात ही कुछ और थी। आत्मा के संबोधन की अपनी एक अनुभूति तो होती ही है, किंतु प्रकट रूप में उसका कोई अधिकार नहीं ठहरता, उसका कोई कानूनी रूप नहीं होता है। राय साहब बबलू पर अपनी जान छिड़कते थे, किंतु किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। विनीता की इच्छा के विरुद्ध उसे अपने पास नहीं रख सकते थे। बबलू तो उनके जीवन का अंग बन गया था, उसे अपने से अलग करना उनके लिए पीड़ादायक था। उनका एक हाथ बबलू को समेट करके छाती से लगाए था। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। उन्होंने विनीता से जो कहा था उसके अनुसार वे जानते थे कि वह जरूर आएगी और सोते हुए बबलू को उसने छीन करके ले जाएगी। वे विनीता को रोक भी नहीं सकते थे। बड़े से बड़ा आदमी भी कभी कभी कितना विवश हो जाता है। किसी के आने की आहट मिली तो राय साहब ने अपना हाथ खींच लिया। वे चित्त होकर के लेट गए। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि विनीता अपने बेटे को लेने आ गई है। विनीता चलते हुए उनके पलंग के पास पहुंच गई। झुक करके उसने बबलू को देखा। वह गहरी नींद में डूबा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथ बबलू के बगल में डाले और उसे एक झटके से उठा लेना चाहा। तभी उसकी नजर राय साहब पर पड़ी। राय साहब की आंखें डबडबाई हुई थी, उनके होंठ कांप रहे थे। विनीता का हृदय कचोट उठा। उसका जी चाहा बबलू को उसी तरह छोड़ दे और चुपचाप लौट जाए। वह कुछ सोच में पड़ गई। उसने अपना दिल मजबूत किया और एक झटके के साथ बबलू को खींच करके छाती से लगा लिया। उसे संभालते हुए वह दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाजे की चौखट लांघने लगी, उसके कानों में राय साहब के सुबक सुबक करके रोने स्वर सुनाई पड़े। उस रुदन ने मानो विनीता के पांवों में बेड़ियां डाल दी। वह ठिठक करके रुक गई। उसका दिल मोम की तरह पिघल गया। उसका जी चाहा कि वह वापस लौट पड़े, बबलू को राय साहब के हवाले कर दे और अपने कमरे में चली जाए। नहीं नहीं, उसने अपना दिल मजबूत किया और तेजी के साथ कमरे की ओर अपने बढ़ गई। बिंदु मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल थी। कई दिनों से उसका परीक्षण किया जा रहा था। मस्तिष्क विशेषज्ञ डॉक्टर भटनागर इस केस में दिलचस्पी ले रहे थे। अपने सहयोगियों से उनका परामर्श चल रहा था। उन्होंने काफी सोच विचार के बाद यह निर्णय लिया था कि वे बिंदु का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का दिन निश्चित किया गया। वह दिन भी आ गया जब बिंदु का ऑपरेशन होना था। सारी तैयारियां हो चुकी थी और बिंदु का ऑपरेशन रूम में पहुंचाया जा चुका था। ऑपरेशन रूम के बाहर राय साहब मौजूद थे। राय साहब के पास ही बबलू खड़ा था। बबलू ने शंभू की उंगली पकड़ रखी थी। इस ऑपरेशन रूम के सामने एक गैलरी थी जिसके एक किनारे विनीता खड़ी थी। विनीता से थोड़ी दूर पर विनोद खड़ा था। विनोद विनीता से नजरें नहीं मिला पा रहा था। एक उसकी नजर उठी तो उसने विनीता की आंखों को कहते हुए पाया, देखो विनोद, मेरे साथ जो हुआ मैंने सहन कर लिया, किंतु अगर बिंदु को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकूंगी, कभी नहीं। विनीता के होंठ खामोश थे और आंखें बोल रही थी और विनोद आंखों की भाषा को बिल्कुल साफ साफ पढ़ रहा था। इस मामले में उसने काफी हिम्मत से काम लिया था। उसे पूरा विश्वास था कि ऑपरेशन सफल होकर के ही रहेगा। डॉक्टर भटनागर ने बहुत ही अनुभवी सर्जन थे। पूरे देश में उनका नाम था। फिर भी जब ऑपरेशन रूम का दरवाजा बंद हुआ तो उसका दिल धड़क गया। गैलरी के दूसरे किनारे पर हाथ बांधे पठान चुपचाप खड़ा था।
उसने वहीं से दरवाजे को बंद होते हुए और दरवाजे के लाल बत्ती को जलते हुए देखा तो घुटने मोड़ करके वहीं बैठ गया। वह दोनों हाथ को अंजलि बना करके उसने आसमान की तरफ पाक परवरदिगार रहम करो, हमारा बीबी बिंदु जी की सुन लो, उसकी आंखों का रोशनी वापस कर दो, खुदा उसकी जिंदगी की हिफाजत कर दो, पाक परवरदिगार से मेरी दुआ कबूल करो। सबकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती और जलती हुई लाल बत्ती पर जाकर के टिक जाती। सबके दिल की धड़कन तेज थी, एक एक पल जैसे बहुत भारी था। लगातार 1 घंटे तक वह ऑपरेशन चलता रहा। इस दौर सबके दिलों में बेचैनी छाई रही। लाल बत्ती बुझ गई और उसके बगल में लगी हुई हरी बत्ती जल गई। ऑपरेशन हो चुका था। सभी लोग सिमट करके दरवाजे के पास आकर के खड़े थे। सबको डॉक्टर भटनागर के बाहर आने का इंतजार था। थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर भटनागर ऑपरेशन रूम से बाहर आ गए। सबकी बेचैन नजरें डॉक्टर के चेहरे पर टिक गई थी। उनका गंभीर चेहरा जब मुस्कुराया तो सबकी जान में जान आई। वे राय साहब की ओर बढ़े और बोले, ऑपरेशन सफल हो गया राय साहब। दिमाग की एक सिरा में ब्लड रुक गया था और इसी कारण आंख के पीछे की सूक्ष्म नसें सख्तहीन हो गई थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिंदु अब इस दुनिया को देख सकेगी। तो क्या मैं बिंदु से मिल सकता हूँ डॉक्टर? विनोद का चेहरा खिल उठा था। अभी बिंदु होश में नहीं है। हो सकता है उसे होश में आने में कई घंटे लग जाएंगे। उसकी आंखों में दवा डाल करके जो पट्टी बांधी गई है वह भी उसी दिन खुलेगी जिस दिन बिंदु के सिर के टांके काटे जाएंगे। इसके लिए हमें कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा? कम से कम 15 दिन तक। मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 दिन बाद बिंदु को किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। सबके चेहरे खिल उठे थे। विनीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। डॉक्टर भटनागर ने सबको घर जाने की राय दे दी थी और कहा, जैसे ही बिंदु होश में आएगी हम फोन करके आप सबको खबर कर देंगे। यहाँ रुकने से आप लोगों का लाभ तो होगा नहीं, उल्टे परेशानी होगी। भरोसा रखिए, हम बिंदु की पूरी देखभाल करेंगे। राय साहब की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी ओर से गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटे जा रहे थे। अनेक संस्थाओं को दान की चेकें भेजी गई थी। केवल 1 दिन रह गया था, सिर्फ 1 दिन, जिसके बाद बिंदु के सिर के टांके काट दिए जाएंगे। उसकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोल दी जाएगी और वह इस दुनिया को फिर से देख सकेगी। विनीता जब तक अपने आप को संभाले हुए थी, वह जानती थी कि यदि बिंदु की आंख की पट्टी खुल गई तो वह उसे जाने नहीं देगी। ऐसी दशा में अब उसका कोठी में रहना मुनासिब नहीं था। उसने किसी से पूछना और इजाजत लेना भी मुनासिब नहीं समझा। अपनी और बबलू के कपड़ों की एक छोटी सी गठरी बनाई और बबलू के साथ चल पड़ी। बबलू ने पूछा भी, कहाँ चल रही हो मम्मी? तू चल रास्ते, मैं बताऊंगी। बबलू कुछ समझ ना सका, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गेट पर पठान खड़ा था। विनीता जानती थी कि उसका भाई जान उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। वह तो अपनी बिंदु बीबी जी के जीवन को सुखी देखना चाहता है। उसके चले जाने में ही उसका सुख है। विनीता जब गेट पर पहुंची तो पठान की धारणा उसे बदली हुई नजर आई। पठान ने अपने हाथ का पंजा फैला करके उसे रुकने के लिए कहा। विनीता ने देखा उस पंजे पर क्रॉस का निशान था जो जख्म भर जाने के बाद बना हुआ था। क्या है भाईजान? करीब पहुंचते पहुंचते विनीता बोली, तुम हमारे भांजे का साथ किधर जाता है बहन? हमें अब विदाई दो भाईजान। आपको तो पता है कि हमारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। कल बिंदु की आंखों की रोशनी मिल जाएगी और हम लोग जा नहीं सकेंगे। बबलू सवाल करने लगा तो विनीता ने उसे डांट दिया। पठान ने कहा, हम तुमको विदाई नहीं देगा बहन, खुदा कसम तुम इधर में नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? बिंदु बीबी का हुक्म है कि तुम इधर से नहीं जाएगा। हमको निगरानी वास्ते हुक्म है। तुम जानता है बहन, पठान का बच्चा अपना मालिक का हुक्म के खिलाफ नहीं जाता है। जाओ अंदर जाओ। ना तुम जाएगा ना बबलू जाएगा। जब बिंदु बीबी जी इधर आ जाएगा उसके बाद खुदा कसम हम तुमको नहीं जाने देगा। विनीता समझ गई कि पठान उसे किसी तरह भी जाने नहीं देगा। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 6 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 6 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।